शुरू हमने किया था कि ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा। ऑडिटर अपॉइंट ओनर्स करते हैं, और अगर फर्म है तो पार्टनर्स करते हैं। रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी? जिसने उनको अपॉइंट किया है उसको रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। एश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब है? एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास लेना, दैट इज एश्योरेंस लेना। एंगेजमेंट टू डू समथिंग, एग्रीमेंट टू डू समथिंग। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? व्हेन ए पर्सन एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अनदर पर्सन एंड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन, मतलब कोई सर्विसेज वो एक्सेप्ट करता है ताकि वो उसके ऊपर एक ओपिनियन दे सके, जिसके जरिए सामने वाले का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो उसके, उसको बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट के पांच हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट इज थ्री पार्टी रिलेशनशिप। हाउ थ्री पार्टी? फर्स्ट इज प्रैक्टिशनर, दैट इज ऑडिटर। सेकंड इज क्लाइंट एंड थर्ड इज यूजर्स। इन तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है एश्योरेंस एंगेजमेंट में। सेकंड इज सब्जेक्ट मैटर। एक सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है जिसके ऊपर हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं। थर्ड, सुटेबल क्राइटेरिया। सुटेबल क्राइटेरिया क्या होता है? जिसको देख के हम ऑडिट कंप्लीट करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। अभी तो एश्योरेंस एंगेजमेंट का हमारा कंक्लूजन होता है कि रिपोर्ट हमें देनी ही देनी पड़ेगी। विदाउट गिविंग द रिपोर्ट एश्योरेंस एंगेजमेंट विल नॉट अमाउंट टू कंप्लीटेड। एंड फिफ्थ इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमें सिर्फ एविडेंसेस ही नहीं लेने, एविडेंसेस के साथ साथ उसके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज सफिशिएंसी एंड सेकंड इज एप्रोप्रिएटनेस। ये हमने पांच एलिमेंट्स पढ़े थे एश्योरेंस एंगेजमेंट के। अब कल हमने ये और पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एंड रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब है? ऑडिट का क्या मतलब है? देखो, ऑडिट में हम लिखते हैं ऑडिट में हम लेते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, और रिव्यू में हम लेते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। रिव्यू क्या होता है? सिर्फ ऑडिटर को उसमें ओपिनियन नहीं देना होता। ऑडिटर को सिर्फ अपडेट देखना होता है कि चीजें ठीक ठाक है या नहीं है। बट ऑडिट में उसको डीप एग्जामिन करना होता है। दोबारा सुनो, ऑडिट में उसको डीप एग्जामिनेशन करना होता है, बट रिव्यू में उसको सिर्फ लिमिटेड रिव्यू करना होता है, लिमिटेड एग्जामिनेशन करना होता है। सेकंड, रिव्यू में उसको फ्यूअर प्रोसीजर्स लेने तो कम प्रोसीजर लगाने होते हैं, बट ऑडिट में उसको एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाने होते हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे रीजनेबल में और लिमिटेड में क्या फर्क होता है। रीजनेबल में हमेशा हाई लेवल लिखते हैं, लिमिटेड में हम हमेशा लोअर लेवल देन ऑडिट लेते हैं। लोअर लेवल देन रीजनेबल एश्योरेंस होता है हमारा इसमें। अब ऑडिट में एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं और रिव्यू में फ्यूअर प्रोसीजर्स होते हैं। और ऑडिट में हम रीजनेबल कंक्लूजन फॉर्म करते हैं और उसमें लिमिटेड कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। और एग्जांपल क्या है रीजनेबल एश्योरेंस की? दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। और लिमिटेड एश्योरेंस के एग्जांपल क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट। अब पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? देखो, एफएस हमारी दो होती हैं। पहला हमारा होती है हिस्टोरिकल, सेकंड होती है पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल वो जो पास्ट में बन चुकी है, जैसे 23-24 के एफएस इस साल ऑडिट होंगी, दैट विल मतलब जो इस साल ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है वो हिस्टोरिकल एफएस को ऑडिट कर रहा है, जो पहले चीजें हो चुकी हैं, पास्ट इवेंट्स को ऑडिट कर रहा है। बट अगर बैंक अगर हमको बोले कि आप अगले 3 साल की भी अपनी एफएस बना के लाओ, जिसको हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, जो अजम्पशन बेसिस पे बनती है। तो ऑडिटर उसमें रिव्यू करता है, ऑडिट नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि ऑडिट में वो क्या ऑडिट करेगा जब मेरे पास कोई एविडेंसेस ही नहीं है। पास्ट के तो मेरे पास हजारों एविडेंस पड़े थे तो उसने ऑडिट कर दिया, बट रिव्यू में तो उसके पास एविडेंसेस ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? सिर्फ उसमें रिव्यू करेगा। एंड द सेकंड थिंग इज पर्सपेक्टिव में सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर वेरिफिकेशन करेगा कि जिस अजम्पशंस के ऊपर पर्सपेक्टिव बनी है, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी हर साल जो सेल्स और 10 to 12% इंक्रीज होगी, तो जो भी वो मेरी अजम्पशंस थी वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है वो देखा जाएगा, और उसके ऊपर ही ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ेगा दैट वेदर द अजम्पशंस मेड इज रीजनेबल और अनरीजनेबल। ना तो वहां पे कोई रीजनेबल एश्योरेंस होता, ना ही वहां पे कोई डीप एग्जामिनेशन होता। गॉट इट? उसके बाद हमने किया था एग्जांपल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्या एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट ही नहीं होती है, रिव्यू भी होती है। अगर हम ऑडिट करते हैं तो एश्योरेंस कौन सी लेते हैं हम उसमें? दैट इज सर रीजनेबल। सर स्क्रीन में वो आ नहीं रहा हाँ कुछ। हाँ, मैं कर रहा हूँ दीपांशु, नोट्स पे ध्यान दो। देखो, एग्जांपल क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट का? सबसे पहला, दैट इज ऑडिट। ऑडिट में हम कौन सी एश्योरेंस लेते हैं? रीजनेबल। ऑडिट में हम कौन सी लेते हैं? तो रीजनेबल। रिव्यू में कौन सी लेते हैं हम? लिमिटेड। पर्सपेक्टिव में हम क्या चीज चेक करते हैं? सिर्फ रीजनेबिलिटी, कि जिस अजम्पशन के बेसिस पे पर्सपेक्टिव बनाई गई है वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है। देन कंट्रोल्स के ऊपर देखते हैं कि कंट्रोल्स का डिजाइनिंग और ऑपरेशन सही है नहीं है। अब हमने कुछ पढ़ा था कि देखो, ये तो वो ऑडिट करे या रिव्यू करे, उसको क्या चीज फॉलो करनी पड़ती है? दीपांशु सामने ध्यान दो एक बार। अगर हम ये चीज कल मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी इनको, आप जब रेगुलर देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अगर पर्सन ऑडिट करता है तो उसके ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रिव्यू करता है और हिस्टोरिकल की करता है रिव्यू, तो करना है SRE फॉलो। अगर वो अदर देन हिस्टोरिकल करता है, मतलब पर्सपेक्टिव करता है, तो उसको फॉलो करना है SAE, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट करता है तो उसको फॉलो करने पड़ते हैं SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है? मतलब जो ऑडिटर है, जो प्रैक्टिशनर होता है, वो कंपाइलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि एफएस आपकी सही से कंपाइल हुई है या नहीं हुई है। ओके दीपांशु, अभी के लिए आप याद करो, ऑडिट के लिए ऐसे, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल के लिए SRE,
अदर देन हिस्टोरिकल मतलब पर्सपेक्टिव के लिए SAE एंड कंपैरिजन के लिए SRE। अब एक छोटा सा टॉपिक और हमने किया था, दैट व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, क्यों स्टैंडर्ड्स की नीड पड़ी, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो सके और उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट कर सके। सेकंड, क्वालिटी मेंटेन रहे और यूनिफॉर्म रहे, और हर एक प्रोफेशनल के पास नॉलेज एंड स्किल्स रहे इक्विवेलेंट। अब जैसे चाहे दीपांशु ऑडिट करे, चाहे तनीषा ऑडिट करे, चाहे चारू ऑडिट करे, चाहे मैं ऑडिट करूं, सबको किसके अकॉर्डिंग करनी है, एसएस के अकॉर्डिंग करनी है। तो एसएस अगर वो पढ़ के चलेंगे तो उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज भी हो जाएगी। तो ये हमारा कल तक हुआ था। तनीषा, एनी डाउट? नो सर। आज हम अपना छोटा सा कंसेप्ट कर रहा हूँ, चैप्टर पूरा कर लेंगे आज हम ये। देखो, the purpose of issue of these standards is to establish high quality standards and guidance in the areas of financial statement audits and in other type of assurance services। ये जो स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े ऊपर, SAE, SRE, SAC का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है उनका, इनका पर्पस यही है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स में गाइड प्रोवाइड करे कि किस तरह से आपको ऑडिट करनी है, फिर अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज में वो गाइडेंस प्रोवाइड करे। अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस कैसे, जैसे एक हमारी ऑडिट हो गई ऑडिट, एक हमारी होगी रिव्यू, तो उनमें सब में क्या प्रोवाइड करे, वो गाइडेंस प्रोवाइड करे। ओके, अब सबसे पहला हमारा आता है व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तनिषा, ये क्या करने के लिए यूज होता है बताइए, इनको हम किस चीज के लिए फॉलो करते हैं? क्वालिटी के लिए। ऑडिट की क्वालिटी के लिए ऑडिट वर्ड यूज करते हैं निशा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम ऑडिट में अप्लाई करेंगे, और हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हिस्टोरिकल जब हम ऑडिट करेंगे तब हमें वो अप्लाई करके चलने हैं। These establish high quality benchmarks and are followed by the auditors in conducting the audit of financial statement। इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड है? हाई क्वालिटी बेंचमार्क। हाई क्वालिटी बेंचमार्क क्या होता है कि ये चीज ऑडिटर को फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, इसके बिना ऑडिट नेग्लिजेंट मानी जाएगी, इरेगुलर मानी जाएगी, जिसके जरिए ऑडिटर क्वालिटी मेंटेन करके चलेगा और उनको सबको फॉलो करेगा। सेकेंड इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SRE। ये किसके लिए यूज होता है तनिषा, कल बताया था हम लोगों ने। देखो, अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये रिव्यू के लिए यूज होता है। जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करते, हम उनको रिव्यू करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिव्यू में कौन सी एश्योरेंस होती है, लिमिटेड एश्योरेंस होती है, एंड इट प्रोवाइड एश्योरेंस व्हिच इज लोअर देन प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट। और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है या लिमिटेड एश्योरेंस मिलती है? दोबारा सुनिए, रिव्यू में हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है या लोअर लेवल देन ऑडिट एश्योरेंस मिलती है? लोअर लेवल देन ऑडिट। लोअर लेवल देन ऑडिट एश्योरेंस मिलती है। आई डोंट नो क्यों इतना ब्लिंक हो रहा है आज, तो सही चलता है ये। उसके बाद देखिए, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिव्यू इन्वॉल्व्स fewer procedures as compared to audit, since the review also provide assurance to users, it also involve obtaining the sufficient appropriate audit evidences। देखो, अभी लास्ट ईयर में एक MCQ आया था इसमें कि सुनो ध्यान से एक बार, स्टॉप राइटिंग, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर में एक MCQ आया था, उसमें क्या था कि रिव्यू में हम लिमिटेड एश्योरेंस लेके चलते हैं, दैट इज लोअर लेवल देन ऑडिट, एंड ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। बेशक से वो रिव्यू कर रहा है चाहे ऑडिट कर रहा है, उसको एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट लेने पड़ेंगे। जैसे अब पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें वो अजम्पशंस चेक करता है कि अजम्पशंस सही है या नहीं है, उसको अजम्पशंस के लिए भी कैसे एविडेंसेस लेने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ओके, ये चीज उसको ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट, फॉर एग्जांपल, व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे कई कंपनी जैसी होती हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे अपनी एफएस बनाती है, तो कोई भी प्रोफेशनल उसको ऑडिट करने के लिए आएगा तो उसको ऑडिट नहीं बोलेंगे, उसको हम रिव्यू बोलेंगे। अब जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, अब इसकी मान लो कोई कंपनी ऐसी जो क्वार्टरली एफएस बना रही है, तो क्वार्टरली एफएस की ऑडिट नहीं होती, क्वार्टरली एफएस की हमारी होती है रिव्यू, तो वो भी हमारी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है उससे। ओके, अब SRE हमारे दो होते हैं, एक होता है 2400 और एक होता है 2410। 2400 किसके लिए होता है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और
2410 किसके लिए होता है? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब अगर मैं पूरे साल की रिव्यू कर रहा हूं, मतलब ऑडिट नहीं कर रहा मैं, मेरे को पॉइंट क्यों किया गया कि किसी भी साल की रिव्यू करने के लिए, तो 2400 में फॉलो करूंगा। अगर मुझे करंट ईयर की रिव्यू करने के लिए बुलाया गया है, इंटरिम एफएस ऑडिट करने के लिए बुलाया गया है, तो मैं फॉलो करूंगा 2410। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ लेना है इसको। It is to be noted that both the standards on auditing and standards on review engagement apply to engagement involve historical financial information। अब ये कह रहा है चाहे वो एस से हो चाहे वो एस आर ई हो, दोनों का जो रिलेशन है वो किससे है? हिस्टोरिकल से। सर हिस्टोरिकल से कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, हालांकि ये लाइन कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट वाइज काफी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी क्या बोला कि एसेज प्लस एसेज एंड एस आर ई, एसेज एंड एस आर ई दोनों हिस्टोरिकल के लिए होते हैं। कोई बता सकता है हाउ, कैसे? कैसे बोला इसने कि दोनों चीज हिस्टोरिकल के लिए होते हैं? बताइए, कोई तो बताओ दोनों में से, तनीषा या दीपांशु। नहीं समझ आया? देखो, एसेज कब फॉलो करते हैं हम? जब हम ऑडिट करते हैं। और ऑडिट हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की करते हैं? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो जा चुका है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल, कि एसेज हिस्टोरिकल के लिए यूज होते हैं। और एस आर एस एक चीज के लिए यूज होते हैं, दैट इज रिव्यू। रिव्यू ऑफ आइदर फुल ईयर और इंटरिम ईयर। सर फुल ईयर का मतलब जैसे हमारे एसेज हो गए, मतलब फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर की 2020-21 की दोबारा से मुझे रिव्यू करनी है। ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है उसकी, बट मुझे उसकी रिव्यू करने के लिए पॉइंट किया गया है, तो मैं कौन सा फॉलो करूंगा? एस आर एस। इसलिए बोला गया एस आर एस इज ऑल्सो अ हिस्टोरिकल बेसिस। और इंटरिम जैसे अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, 1/4/24 से लेके 3/6/24 की क्वार्टर वन की हमारी एफएस बनी, जिसको हम बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जुलाई में जाके इसकी क्या होगी? रिव्यू। तो दैट्स कॉल्ड एज एस आर एस, इंटरिम के लिए भी और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी यूज होता है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए इसको वर्ड यूज किया गया हिस्टोरिकल, जो चीज पहले हो चुकी है। तो चाहे चाहे रिव्यू हो चाहे हमारा एस से हो, मतलब अगर एस से है तो भी वो हिस्टोरिकल ऑडिट के लिए यूज होगा, अगर रिव्यू है तो भी वो हिस्टोरिकल के लिए ही यूज होगा, क्योंकि रिव्यू भी हम उसके करते हैं जो पहले हो चुकी है। ऐसे अगर बात रिव्यू की आती है और जो टाइम जा चुका है, ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ बता रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट। रिव्यू अगर मुझे उसकी करनी है जो टाइम जा चुका है, या तो मुझे क्वार्टरली रिटर्न्स की करनी है, या मुझे किसी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की करनी है, तो मैं कौन सा फॉलो करूंगा? एस आर ई। समझ आ गया आपको? इसलिए ये वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, दैट बोथ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एसआरई बोथ आर इन्वॉल्व हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लॉजिक समझ में आया? तुम इंप्रेशन दो मेरे को, फिर मैं आगे चलता हूँ। सही से आगे समझ, डाउट तो नहीं किसी को यस इसमें? सर। आफ्टर दैट दूसरा कंसेप्ट है अपना, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और किस चीज के लिए ये यूज होता है? देयर इज अनदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स which apply in assurance engagement dealing with the subject matter other than historical। तनिषा, अदर देन हिस्टोरिकल में क्या बचा? सिर्फ एक चीज बची, और मैं उम्मीद कर रहा हूं क्या बता पाओगे इस चीज को। वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस तो तनिषा हिस्टोरिकल नहीं हो गया, इसने बोला अदर देन हिस्टोरिकल। तो करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर भी रिव्यू में आ गया, बताया मैंने आपको, जो हो चुकी है। अदर देन हिस्टोरिकल मतलब टाइम में पास नहीं हुआ है, हिस्टोरिकल आ गया तो टाइम चला गया। अदर देन हिस्टोरिकल मतलब, अच्छा, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। हाँ, क्यों नहीं क्लिक कर रहा आपको? सिंपल सी बात नहीं, ये तो हिस्टोरिकल होगा या पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, अब वो अदर देन हिस्टोरिकल की बात कर रहे थे, तो मींस किसकी बात कर रहा है वो?
वो पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है। क्लिक किया आप? डोंट वरी, कोई नहीं, हो जाएगा। These standards are known as standards on assurance engagement. For example, an assurance engagement relations to examination of prospective financial information. अब केस सुनो क्या होता है यहाँ पे। अब तनिषा चली गई बैंक में, बोली मेरे को 5 करोड़ का लोन चाहिए है। बैंक ने क्या कहा कि हमें आपके अगले 3 साल की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए है। वर्ड तनिषा सेड कि सर अभी तो मुझे पता ही नहीं सेल कितनी हुई है, कितनी परचेज होगी, कितने मेरे एक्सपेंसेस होंगे, तो मैं एफएस कैसे ड्रॉ करूं, बताओ मुझे। बैंक मैनेजर ने क्या कहा कि आपको एग्जैक्ट एफएस नहीं बनानी है, आपको जो पास्ट आपका रिकॉर्ड है ना, उस अजम्पशंस के बेसिस पे फ्यूचर ड्रॉ करना है। सर जैसे, तनिषा आप भी नहीं समझी। मैनेजर ने इसको बिठा के समझाया पेन पेपर लेके कि देखो तनिषा, आपको बने हुए 5 साल हो गए, 5 साल में हर साल आपकी सेल 10% 20% बढ़ती जाती है। तो उसी बेसिस पे आज से अगले 5 साल के अपना के लाओ, 10-20% बढ़ा बढ़ा के। जैसे आज हमारे 100 हैं तो कल 110, परसों 121, फिर 132, इस तरह से आप 10% बना के उम्मीद करके अपने ऑफिस बना के लेके आओ। उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्लस एक सीए से ऑडिट करवानी है। अब तनिषा ठहरी सीए, अब उसने पढ़ा हुआ था ऐसे ही। तनिषा बोले सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, सीए तो पर्सपेक्टिव ऑडिट ही नहीं कर सकता। मैनेजर बोला अच्छा ऑडिट नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है फिर, बोले सर रिव्यू कर सकता है। तो तनिषा ने कहा, मैनेजर ने कहा ठीक है आप क्या करवा के लेके आओ, रिव्यू करवा के लेके आओ। तो तनिषा चली गई सीए दीपांशु के पास। अब दीपांशु उनको रिव्यू करेगा कि जो पर्सपेक्टिव उन्होंने बनाई है उसके ऊपर उसने जो अजम्पशन लगाई है वो सही है या सही नहीं है। ऐसा तो नहीं है तनिषा ने लोन लेने के लिए आज के टर्नओवर जो 100 है उसको 200 करोड़ दिखा दिया हो, मतलब जो अजम्पशंस लगाई है वो बिल्कुल इनएक्यूरेट लगाई है, इनकरेक्ट लगाई है। तो दीपांशु उसको चेक करेगा, और चेक किसके अनुसार करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्यों पता है ऐसा क्यों बनवाती है प्रोस्पेक्टिव? लॉजिक पता, दोनों में से देखते हैं कौन लॉजिक बता पाता है। क्यों बनवाते हैं प्रोस्पेक्टिव, क्या लॉजिक है उसके पीछे? सर इतना क्रेडिटर्स का विश्वास जीतना। कैसे जीतेगा विश्वास? वो अपनी अजम्पशंस बताएगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे पैसे रेज करके इसको यहाँ इन्वेस्ट करके मतलब अरे इतना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। हाँ एग्जैक्टली, इतना प्रॉब्लम अंक कर सकता हूँ, इससे क्रेडिटर को इंश्योर हो जाएगा कि हाँ हमारा पैसा सेफ है और सही जगह पे लग जाएगा, और उनके अनुसार सेल भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। ऐसा, दैट्स व्हाई पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी। It is to be noted that in such type of assurance engagement, examination is not of historical। अरे ये क्या बोल दिया इसने, इन टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में एग्जामिनेशन हिस्टोरिकल की नहीं होती तो किसकी होती है फिर? Perspective basis. हाँ प्रोस्पेक्टिव। पर्सपेक्टिव। वेरी गुड। For engagement related to providing assurance regarding the non-financial matter like design and operation of internal controls in an entity. Examination is not of historical financial information, or the engagement may relate to providing assurance regarding the non-financial matters like designing and operation of internal controls of the entity। मतलब या तो इसमें ऐसा हो कि हम हिस्टोरिकल को नहीं कर रहे, पर्सपेक्टिव को कर रहे हैं, या फिर अगर मुझे कंट्रोल्स को वेरीफाई करना हो कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वो स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा। अब 3400 हम कब फॉलो करेंगे? पर्सपेक्टिव पीरियड करने के टाइम पे। और अगर 3420 हम कब फॉलो करेंगे? जब हमें कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट देनी हो, कंपाइलेशन परफॉर्मा ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस में कोई हमारी एफएस जुड़ी हुई है और उसको एक्सपर्ट स्टेटमेंट देना है। आपको याद है, सुनो मेरी बात एक बार, आप लोग भी लोग का एग्जाम अपेयर करके आए हो और प्रोस्पेक्टस चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट कंसेंट भी जाती है ना, कि प्रोस्पेक्टस के पार्टिकुलर सब सही है या नहीं है, उसके अंदर फाइनेंशियल पार्टिकुलर सही गए हैं नहीं गए हैं, थोड़ा बहुत आपको याद होगा शायद वो। तो वो 3420 फॉलो करके करेगा वो सब। ओके, अब उसके बाद हमारा पॉइंट है SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जो कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए होता है। लास्टली देर आर, वेट ए मिनट गाइस, फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें, दैट इज there are standards on related services. These standards apply in engagement to perform agreed upon procedure regarding the financial statement। agreed upon procedures क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनके अकॉर्डिंग बस मुझे चेक करना है कि मैनेजमेंट ने वो चीज फॉलो करी है नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में रिक्वायर द ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा।
मतलब ऐसी कोई एंगेजमेंट हो सकती है जिसमें ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया गया है किसी इंडिविजुअल आइटम को वेरीफाई करने के लिए। सर कैसे, कि क्रेडिटर कैसे वेरीफाई करना है, सिर्फ डेटर को वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। जैसे कई बार हमारे स्टॉक ऑडिट एप्लीकेबल होती है, सुनो मेरी बात, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप लोगों ने कारो अपना उसी में आता है ना, कारो इसमें है उसमें है, कारो तो इस सब्जेक्ट में आता है अपना, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। एक पॉइंट होता है उसमें कारों में कि अगर हमारा जो लोन है करंट एसेट बेसिस पे, मतलब जिसको हम फ्लोटिंग वो लोन बोलते हैं, वो अगर करंट एसेट के बेसिस पे लिया हो और उसके जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो तो हमें स्टॉक ऑडिट करवानी पड़ती है। सो स्टॉक ऑडिट का मतलब एक ऑडिटर आके चेक करेगा कि जिस स्टॉक के ऊपर उन्होंने लोन लिया हुआ है उतनी उसकी स्टॉक की वैल्यू है या नहीं है। दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक ऑडिट। तो किसी पार्टिकुलर आइटम को अगर ऑडिट करना है किसी ऑडिटर को, तो उसमें वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। या फिर उसके मैनेजमेंट को असिस्ट करना है किस चीज के लिए, कंपाइलेशन के लिए, कि एफएस को कंपाइल किस तरह से करना है। कंपाइल करने के बाद वो एक रिपोर्ट इशू करेगा जिसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन रिपोर्ट। दोबारा सुनो, अगर कोई ऑडिटर मैनेजमेंट को कंपाइलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंट्स को कंपाइल करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन रिपोर्ट। ध्यान देना, एमसीक्यू आएगा पीछे ये। Okay, ये आप रीड कर लेना। An engagement with which practitioner may called upon to assist the management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance, मतलब उसको एश्योरेंस नहीं लेनी, ना उसको सही गलत बताना। देखो ध्यान से सुनो, क्या पॉइंट लिखा है यहाँ पे, विदाउट ऑब्टेनिंग द एश्योरेंस, मतलब उसको एश्योरेंस नहीं लेना, उसको सिर्फ हेल्प करनी है मैनेजमेंट की कि किस तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। ऐसे एंगेजमेंट को हम बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ओके, और ना ही इसमें कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करता, बट वो एक रिपोर्ट इशू करता है उसमें, जिसको हम बोलते हैं, लिख लेना ये, कंपाइलेशन रिपोर्ट। और इसमें ऐसे कौन सा फॉलो करता है वो, 4400 कब फॉलो करेगा, जब उसको किसी फाइनेंशियल आइटम को वेरीफाई करना हो, और 4410 कब फॉलो करेगा, 4410, जब उसको कंपाइलेशन एंगेजमेंट आना हो। ओके, तो ये थे हमारे 5 ऐसे जो ऑडिटर अलग अलग एंगेजमेंट के तौर पे, देखो मैं कितनी अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, जो अलग अलग एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा। ऑडिट है तो एस से, हिस्टोरिकल की रिव्यू है तो एस आर ई, अगर प्रोस्पेक्टिव है तो एस ए ई, अगर वो कंपाइलेशन है तो एस आर एस। ओके, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज एस क्यू सी। ये बेसिकली चैप्टर 11 का टॉपिक है अपना। ठीक है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि एस क्यू सी होता क्या है, क्योंकि आपकी 11 इसके बाद मुझे 11 चैप्टर करवाना है आपको, तो आपको वो हेल्प करेगा काफी। बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, दैट इज एस क्यू सी। एसक्यूसी का मतलब क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन, ये इसका आंसर देखो आप लोग दोगे, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आप लोग को पॉलिश करूंगा, पुश करूंगा उस चीज को लेके, आंसर आप लोग दोगे देखना, और निकल के आएंगे आंसर। अब देखो यहाँ पे 4 पर्सन है, दैट इज फर्स्ट इज सीए गोपाल, सीए प्रिंस, सीए तनिषा एंड सीए दीपांशु। कैसा लग रहा है अपने नाम के आगे सीए? मैं भी सीए बनने से पहले ऐसा फील लेता था कि मेरा नाम कैसा लगता है प्रीफिक्स लगाने के बाद। चलो, अब देखिए, वे फोर आर फ्रेंड्स, और हमने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक सीए फर्म ओपन कर ले। तो हमने मिलके एक सीए फर्म ओपन कर ली, जी पी टी डी एंड एसोसिएट्स। ये कौन सी फर्म है, सीए फर्म हमने ओपन कर ली। ओके, सीए फर्म है तो ऑडिटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेगा वो, नो डाउट। अब मुझे ये बताओ आप दोनों में से, इस सीए फर्म के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक एक करके बताओ सब लोग, इस सीए फर्म के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मेन तो जो जैसे रिपोर्ट जो बनाते हैं वो सही होनी चाहिए, मतलब एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब तो मैं कह सकता हूँ, ऑडिटिंग रिव्यू वाले सारे स्टैंडर्ड्स लगने चाहिए मतलब। सो कैन आई से कि क्वालिटीज कैसे होनी चाहिए कि सब लोग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, हाँ, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप बताओ तनिषा, यू आर नॉट ऑडिबल। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छे से बनाई होनी चाहिए। बता दिया दीपांशु ने, और बताओ कोई।
और कितने सारे पॉइंट्स हैं। सर काम सही से होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वर्क होना चाहिए। तो क्या बोलोगे उसको, हर एक पर्सन कंपिटेंट एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, फिर प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए उनके अंदर कोई भी फ्रॉड ना करे, वही प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट होना। कॉन्फिडेंशियलिटी का कैसे, कि ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले ली और पब्लिकली वो लीक कर दी, सभी नहीं होना चाहिए, है ना। सभी लोग, मतलब आपको नहीं बोला जैसे फ्रॉड में नहीं होना चाहिए, उसको बताइए इंटेरिगिटी। ये क्वालिटीज किसने बताई है, आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने क्वालिटी। सिर्फ बताई है। आपके अंदर जो बैठा वो बोल रहा है ना, वो है SQC, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑन द फर्म। SQC बोलता है कि ये सारी क्वालिटीज एक फर्म के अंदर होनी चाहिए। सर कैसे, SQC 1 बोलता है कि अगर कोई पर्सन सेफ फर्म बनाना चाह रहा है तो उस सेफ फर्म के अंदर ये बेसिक क्वालिटीज तो होनी चाहिए। सर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फर्स्ट इज हर एक मेंबर कंपिटेंट एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। सेकंड, सबके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, ऑडिट प्रॉपरली होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए उनको। फोर्थ, प्रोफेशनल बिहेवियर की तरह उन्हें एक्ट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, रिपोर्ट जो इशू करनी है वो अप्रोप्रिएट करनी है, ओके। ये सारी चीजें कौन बताता है, SQC, जो कि बोलता है कि सीए फर्म के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ये हम और डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। SQC 1 has been issued in regard to the it required the auditors practitioner to establish a system of quality controls so that the firm and its personnel comply with the professional standards and regulatory and legal requirement। SQC 1 बोलता है कि सीए फर्म के अंदर ऐसे क्वालिटीज कंट्रोल होने चाहिए, ऐसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए जिसकी वजह से सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स 100% क्वालिटी मेंटेन करके रखे, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिट करें। बस ये बात है, ये छोटा सा कंसेप्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1। अब मुझे आप लोग ये बताइए, रिवीजन की नीड है या सीधा क्वेश्चन पे चलूं मैं, जैसा आप लोग कहोगे वैसे ही कर देंगे, बताइए। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन दे दो बस। रिवीजन की नीड नहीं है इसकी, चलो फिर भी करवा देता हूं मैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि नीड है।